गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपका भानु केमिस्ट्री क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ सॉल्यूशंस बेस्ड अपॉन दी ऑस्मोटिक प्रेशर, मोलर मास को कैसे कैलकुलेट करें ऑस्मोटिक प्रेशर की सहायता से। तो आज ये सब हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस भाई, ऑस्मोसिस को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट बताते हैं सिंपल सा। यहाँ हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाया। एक टर्म बोल रहा हूँ, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमने दो सॉल्यूशंस लिए। सॉल्यूशन भी ले सकते हो दो, या एक तरफ प्योर सॉल्वेंट ले सकते हो। सपोज करो हमने प्योर वाटर ले लिया इस साइड, एंड एक तरफ ले लिया हमने सॉल्यूशन। दोनों का लेवल बराबर लिया है अभी फिलहाल, दोनों का लेवल बराबर, ठीक है। ये है हमारा कुछ भी सॉल्यूशन मान लीजिए, KMnO4 सॉल्यूशन मान लो, KMnO4 सॉल्यूशन। दोनों सॉल्यूशंस को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की सहायता से सेपरेट कर दिया, एक तरफ वाटर एक तरफ KMnO4। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है विच अलाउ सॉल्वेंट ओनली, जो केवल सॉल्वेंट को ही अलाउ करती है, सॉल्यूट पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करती। ऐसी मेम्ब्रेन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि इसमें टीनी पोर्स होते हैं which allow only solvent molecule, not solute particles. What happens after some time कि ये जो ओरिजिनल लेवल था सॉल्यूशन का, इट स्टार्ट इंक्रीजिंग। ये ओरिजिनल लेवल मान सकते हो आप, तो ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर सम टाइम इट स्टार्ट इंक्रीजेज एंड बिकम्स कांस्टेंट, तो क्या हुआ कि सम वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं दे पास इनटू द सॉल्यूशन। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। मैं ऑस्मोसिस यहाँ लिख देते हैं, द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कहाँ से? फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। यानी कि कहाँ से कहाँ? मैं एक लाइन में लिखूँ तो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्वेंट्स जाते हैं और किधर तरफ फ्लो हो जाते हैं? सॉल्यूशन की तरफ। और यदि मैं सॉल्वेंट की बजाय एक और सॉल्यूशन ले लेता हूं जो कि कम कंसंट्रेटेड है, लेस कंसंट्रेटेड है, दो सॉल्यूशंस भी ले सकते हैं, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो उसमें क्या होगा? जो सॉल्वेंट हैं वो कहां से कहां फ्लो होंगे? सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये जो फ्लो है ऑस्मोसिस कहलाता है। एंड इट इज द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। नेट फ्लो का मतलब है कि कुछ सॉल्वेंट की तरफ से सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं और कुछ वाटर मॉलिक्यूल जो है सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ भी जाते हैं। तो नेट रिजल्ट हमेशा क्या आता है कि कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स इस सॉल्यूशन में इंटर कर जाते हैं, जिसके कारण वाटर का लेवल कुछ राइज हो जाता है
इसी प्रोसेस को हम इस लेवल को H से डिनोट कर दें, हाइट ऑफ कॉलम। ठीक है, तो फिलहाल ऑस्मोसिस पढ़ो, नेक्स्ट ऑस्मोटिक पढ़ेंगे। ऑस्मोसिस क्या है कि जी जब भी एक सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की सहायता से सेपरेट कर देते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, या हम दो सॉल्यूशन ले ले तो क्या होगा, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो होंगे। दिस प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, अब हमने ऑब्जर्व किया कि कुछ समय के बाद जो राइज ऑफ लेवल बिकम्स कांस्टेंट, कि सॉल्यूशन की तरफ जो लेवल बढ़ रहा था वो कांस्टेंट हो गया। इट इज़ बिकॉज इक्विलिब्रियम स्टेट हैज़ अराइव्ड, क्योंकि यहाँ इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई है। इक्विलिब्रियम स्टेज पर क्या होता है कि जितने वाटर मॉलिक्यूल्स इधर से इधर फ्लो हो रहे हैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स इधर भी फ्लो हो रहे हैं, इसलिए लेवल कांस्टेंट हो जाता है। अब जो ये H जो है यानी कि हाइट ऑफ कॉलम जो प्रेशर लगाएगा उसी को ही ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बताइए क्या, द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर दैट डेवलप्स ड्यू टू द ऑस्मोसिस। तो दो हो गए, दो डेफिनेशंस देंगे हम आपको। फर्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर की, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर बताइए द इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, द इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर that equilibrium hydrostatic pressure that develop due to osmosis, that develop due to osmosis is called osmotic pressure। और भाई दूसरा क्या है कि ओस्मोसिस को रोकने के लिए सॉल्यूशन पर कितना कम से कम प्रेशर लगाएं ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए, वही ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। किसी की पावर कितनी है वो जानने के लिए, उसको रोकने के लिए जितनी पावर लगाई उतनी तो पावर होती है। अब हम ऑस्मोसिस को रोकना चाहते हैं तो जो रोकने के लिए इस पर प्रेशर लगाना पड़ेगा ताकि इधर वाटर मॉलिक्यूल्स ना आए। तो कितना प्रेशर आपने लगाया वही क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की दूसरी डेफिनेशन क्या है, सेकंड डेफिनेशन में यहाँ लिख देता हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर की सेकंड डेफिनेशन यहाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर बताइए क्या होगा कि जी ऑस्मोसिस रोकने के लिए सॉल्यूशन पर कितना कम से कम प्रेशर लगाया जाए, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सिंपल सा हो गया, द मिनिमम प्रेशर applied on the solution, the minimum pressure applied on solution to stop the osmosis, to stop osmosis is called osmotic pressure। इसी को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। कि जी हम यहाँ कितना प्रेशर लगाएं, कितना प्रेशर हम यहाँ लगाएं ताकि ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाए। तो वो जो कम से कम प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए काफ़ी है वही ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। ठीक है भाई, दो डेफिनेशंस क्लियर हुई, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके बाद जो आता है वो आता है हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में बताएंगे। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में एक लाइटली हमने यहाँ बताया है और विस्तार से बताते हैं इसके बारे में। तो व्हाट इज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है एक मेम्ब्रेन होती है, एक फिल्म होती है बहुत ही बारीक, जिसमें टीनी पोर्स होते हैं और वो केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स को ही अलाउ करते हैं, बाकी सॉल्यूट पार्टिकल्स को पास नहीं होने देते हैं। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन शॉर्ट में इसको लिखते हैं SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसकी विशेषता क्या है, ये किसको अलाउ करती है, अलाउ सॉल्वेंट टू पास, सॉल्यूट को
अलाउ नहीं करती है, सोल्यूट पार्टिकल्स को ये पास नहीं होने देती अपने अंदर से। ये दो प्रकार की होती है, एक तो नेचुरल यानी कि जो प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, एक होती है सिंथेटिक यानी कि मैनमेड जो बनाई जाती है, आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या होती है? नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जो प्लांट और एनिमल मेम्ब्रेन होती है, प्लांट एंड एनिमल मेम्ब्रेन, पेड़ पौधों से जो मेम्ब्रेन प्राप्त होती है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो एनिमल मेम्ब्रेन है वो क्या होती है? पिग ब्लेडर मेम्ब्रेन, यानी कि सूअर के ब्लेडर से जो प्राप्त होती है, पिग ब्लेडर जो मेम्ब्रेन होती है मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेम्ब्रेन होती है। सिंथेटिक या आर्टिफिशियल क्या होती है? जिसको हमने बनाया है। इसके कुछ एग्जांपल्स क्या है? पर्चमेंट पेपर, सेलुलोज एसीटेट, सेलोफेन, ये कुछ क्या है? सिंथेटिक मेम्ब्रेन है। ठीक है भाई, तो ये तो टाइप ऑफ मेम्ब्रेन थी। अब हम मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर लेते हैं और लाज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं। लाज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, लाज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है भाई? लाज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर किन बातों पर निर्भर करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर डिनोटेड बाय द पाई। तो it was found that osmotic pressure is directly proportional to the molar concentration, या directly proportional to the C, and osmotic pressure is directly proportional to the temperature। माने कि कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा सॉल्यूशन का, यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड। कंबाइनिंग टू इक्वेशंस, तो हमने लिखा पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी CT। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, लगाया हमने R और CT एज इट इज, तो हमारे पास आ गया पाई इज इक्वल टू RCT, जहाँ R क्या है? कांस्टेंट कॉल्ड सॉल्यूशन कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट। ठीक है भाई, तो यहाँ से बताइए पाई इज इक्वल टू RCT, ये ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला है। ठीक है भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे कि 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले वीडियोस में हम बता चुके हैं, उनका मोलर मास भी कैलकुलेट करना सिखाया था। अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर की सहायता से मोलर मास को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या रहेगी? डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट कर लेते हैं। बताइए, अभी हमने क्या किया था? पाई इज इक्वल टू RCT, पाई इज इक्वल टू RCT। हमारा टारगेट क्या है? मोलर मास कैलकुलेट करना। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करना चाहते हैं, यानी कि हम M2 कैलकुलेट करना चाहते हैं। अभी हमने देखा था पाई इज इक्वल टू RCT, R कांस्टेंट है। कंसंट्रेशन क्या होती है बताओ? यहाँ कंसंट्रेशन की जगह हम क्या लिख देंगे? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो C की बजाय हमने लिखा N/V और T एज इट इज। अब हमें तो M2 निकालना है, यहाँ तो कोई M2 आया नहीं, तो N क्या है? N इज द नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स किसी के भी क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। बार बार बता चुका हूँ मैं, प्रत्येक वीडियो में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में बताया था। तो नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ सोल्यूट की बात हो रही है, तो सोल्यूट के लिए हम 2 यूज करेंगे। सो ये हो गया W2M2। तो भाई आप पाई एज इट इज चल रहा है, R एज इट इज है, N की जगह क्या लिखा हमने? W2M2, नीचे V एज इट इज है और T एज इट इज है। We want to find M2, हमारा टारगेट है M2 फाइंड आउट करना।
M2 को इस साइड ले जाओ, पाई को इस साइड ले आओ, तो ये हो गया M2 R W2 V एज इट इज है इस साइड, पाई उधर से आ गया है और T इसमें एज इट इज है। तो इस तरह से मोलर मास ऑफ सोल्यूट यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, राइट। RCT, RC नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। हमने W2M2 लिखा, पाई को उस साइड, पाई को इस साइड ले आए और M2 को उस साइड, इस तरह से मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट हो गया। ठीक है भाई, ये जो मेथड है जनरली यूज्ड टू फाइंड मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, यानी कि जो बायोमोलिक्यूल्स है ना, बायोमोलिक्यूल्स हैं, उनका मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए प्रॉपर्टी यूज होती है। प्रोटीन्स होगी, विटामिन्स होगी, फैट्स, इस तरह से विटामिन्स, इनका मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर यूज़ किया जाता है। अदर प्रॉपर्टी क्यों नहीं? बिकॉज ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं हायर टेम्परेचर पर अनस्टेबल होते हैं, हायर टेम्परेचर पर अनस्टेबल है, इसलिए रूम टेम्परेचर पर ही मेजर किए जाने चाहिए। तो रूम टेम्परेचर पर हम क्या मेजर कर सकते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर इजीली कैन बी फाउंड। सो जनरली ये किसके लिए यूज़ होता है? बायोमोलिक्यूल्स के लिए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, उनके लिए यूज होता है। अब भाई नेक्स्ट पढ़ लेते हैं RO, RO रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है इसके बाद? रिवर्स ऑस्मोसिस। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट कर लेते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस का उल्टा होता है, अपोजिट होता है, रिवर्स होता है। तो बताइए, रिवर्स ऑस्मोसिस RO। रिवर्स ऑस्मोसिस कब? देखो, मान लीजिए हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज करके एक तरफ इसमें ले लिया प्योर वाटर, ये है वाटर, और भाई ये हमने ले लिया सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन हमने ले लिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ? ओस्मोसिस का उल्टा। पहले ओस्मोसिस ध्यान है, ओस्मोसिस का मतलब है कि जी इधर से इधर पानी फ्लो होता है, यानी कि प्योर वाटर से सॉल्यूशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं। अब मैं करना चाहता हूँ उल्टा, यानी कि यहाँ से यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स को फ्लो करना चाहता हूँ। तो डेफिनेटली मुझे सॉल्यूशन पर प्रेशर लगाना पड़ेगा। कितना? ओस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा, यानी कि प्रेशर more than osmotic pressure is applied on the solution। अब ये डायरेक्शंस को मिटा देते हैं थोड़ा सा। यदि मैं यहाँ पिस्टन लगा लेते हैं, एक पिस्टन की सहायता से प्रेशर अप्लाई कर देता हूँ सॉल्यूशन पर, कितना? ओस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा। तो क्या होगा कि कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स अब की बार सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी को ही पानी को शुद्ध करने के लिए आरओ जो घर घर में आजकल लगे हैं वही यूज किया जाता है, वही प्रोसेस होती है इसमें। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या हो गया? व्हेन प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हेन प्रेशर मोर देन osmotic pressure, when pressure more than osmotic pressure is applied on solution, solvent molecules
फ्लो फ्रॉम सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट, सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट, इट्स कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, जैसे कि सी वाटर का प्यूरिफिकेशन करना चाहते हैं, ड्रिंकेबल बनाना चाहते हैं, क्योंकि समुद्र का जो पानी होता है वो पीने लायक नहीं होता। तो मैनी कंट्रीज जहाँ वाटर की शॉर्टेज है वो समुद्र के पानी को इसी प्रोसेस की सहायता से प्योर करके यूज़ कर लेते हैं, प्योरीफाई कर लेते हैं, डिसैलिनेशन कर लेते हैं। तो डिसैलिनेशन का मेथड क्या है? यही रिवर्स ऑस्मोसिस। डिसैलिनेशन कैसे किया जाता है भाई? यानी कि अनवांटेड जो साल्ट है उसको रिमूव करना। तो डिसैलिनेशन के लिए 2 कंपार्टमेंट बना दिए जाते हैं। एक तो ये यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज़ कर ली, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाला है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या करेंगे हम? सेलुलोज एसीटेट जनरली यूज़ होता है। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि डिसैलिनेशन के दौरान कौन सी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज होती है? सेलुलोज एसीटेट, बिकॉज इट कैन बियर लॉट ऑफ प्रेशर। और ये टाइटली एक फिर्मली यहाँ एडजस्ट कर दी जाती है। ठीक है, यहाँ हमने ले लिया सी वाटर जो कि एक सॉल्यूशन है। सी वाटर, क्योंकि वाटर के अंदर, समुद्र के पानी के अंदर बहुत सारे साल्ट घुले हैं, तो वो सॉल्यूशन हो गया। और इधर ले लेते हैं भाई हम, ये प्योर वाटर के लिए एक टैप लगा देते हैं। ठीक है, इधर लेते हैं हम प्योर वाटर। पहले से ही प्योर वाटर आपको लेना पड़ेगा। यदि आपको प्योर वाटर चाहिए तो कुछ पहले से ही लेना पड़ेगा, प्योर वाटर। अब मैं क्या करता हूँ? रिवर्स ऑस्मोसिस करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड। तो बताओ, मैं यहाँ P मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई कर देता हूँ, तो क्या होगा कि इसमें जो वाटर प्रेजेंट है वो इधर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। वाटर जो प्रेजेंट है वो इधर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ऑलरेडी शुद्ध प्योर वाटर है ही, तो इसका लेवल बढ़ेगा, इसका लेवल बढ़ेगा, तो यहाँ से हम आसानी से प्योर वाटर को प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से डिसैलिनेशन ऑफ वाटर इज कैरिड आउट इन द इंडस्ट्रियल पर्पज़, फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पज़। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट कर लेते हैं कि इसके कुछ एग्जांपल्स बताइए। आरओ के बाद, आरओ समझ में आ गया। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है? इफ़ प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, देन सॉल्वेंट जो है प्योर सॉल्वेंट की तरफ, प्योर वाटर की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। और इसी प्रोसेस को इसी प्रोसेस को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, सॉरी। तो यहाँ हमने समझाया कि भाई समुद्र के पानी को साफ़ कैसे किया जाता है। एक तरफ प्योर वाटर ले लिया जाता है, एक तरफ समुद्र का पानी जिसको साफ़ करना है। प्योर वाटर, समुद्र के पानी पर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, तो इसमें जो पानी है वो प्योर वाटर की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से हम प्योर वाटर ले लेते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, या इसके पहले एग्जांपल से पहले टाइप भी कर ले। बताइए, चलो एग्जांपल कर लेंगे, टाइप बाद में। टाइप ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड अपॉन द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पर आधारित जो सॉल्यूशंस है वो हम बाद में करेंगे, पहले इसके कुछ एग्जांपल्स। सपोज ओस्मोसिस के एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ एक किशमिश पड़ी है, इट इज़ प्लेस्ड इन दी प्योर वाटर। आपने देखा होगा किशमिश को पानी में डालने पर कुछ समय के बाद वो क्या होती है, वो फूल जाती है और ग्रेप्स जैसी हो जाती है, अंगूर जैसी हो जाती है। कैसे होता है ये? तो भाई ये तो हो गया प्योर वाटर, यानी कि वो स्वेल क्यों हो जाती है, किशमिश फूल क्यों जाती है पानी में डालने पर? दैट्स ड्यू टू दी ओस्मोसिस। वो कैसे हुई ओस्मोसिस प्रोसेस? यहाँ इसमें सेल सैप है, सेल फ्लूइड है, सेल फ्लूइड यानी कि अंदर हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, और इनमें सेल मेम्ब्रेन भी होती है, एक मेम्ब्रेन भी इन्हीं के अंदर ही है, नेचुरल।
तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई, अंदर तो है सेल सैप जो कि सॉल्यूशन का काम कर रहा है, सेल फ्लूइड जो कि सॉल्यूशन का काम कर रहा है, और बाहर है प्योर वाटर। तो ऑस्मोसिस क्या क्या कहता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ से कहाँ होंगे, प्योर वाटर से सॉल्यूशन की तरफ चले जाएंगे। ऑस्मोसिस में यही बताया था हमने। तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम जो ये किशमिश है, ये हमने क्या ले रखी है, किशमिश, ये क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। इसका उल्टा कर लेते हैं। इसका उल्टा क्या कि मान लीजिए आपने एक अंगूर लिया, ग्रेप लिया, इसको आपने NaCl वाटर में डाला, NaCl वाटर यानी कि नमक का पानी, अब की बार NaCl वाटर। तो इसमें सेल फ्लूइड है, सेल सैप, सेल फ्लूइड या सेल सैप कह दो। तो भाई अब की बार आपके पास दोनों ही सॉल्यूशन है। अब ध्यान करो, ऑस्मोसिस में जब दोनों ही तरफ सॉल्यूशन हो तो क्या होता है, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ये लेस कंसंट्रेटेड है तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल आएंगे, बाहर आ जाएंगे, और ये जो ग्रेप्स हमने लिए थे वो श्रिंक हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, राइट। तो ये कुछ एक एग्जांपल हमने दिया। आप एग का एग्जांपल भी ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं, RBC का, रेड ब्लड सेल्स। चलो वो टाइप ऑफ उसमें बता देंगे साथ साथ एग्जांपल के। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशंस कर लेते हैं। एक एग्जांपल लिया, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एग को आप NaCl वाटर में डालते हो तो क्या होता है, प्योर वाटर में डालते हो तो अलग प्रोसेस यूज़ होगी, ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है। नेक्स्ट भाई, आप जैसे मान लीजिए गाजर है, हमने प्योर वाटर में डालने के बाद पहले तो वो क्या होगी, सिकुड़ जाती है, यानी कि बासी हो जाती है। यदि हम उसको प्योर वाटर में डाल दें तो वो फिर से फिरम हो जाती है, टाइट हो जाती है। ऐसा क्यों? एक गाजर हमने ली है, यदि इसको प्योर वाटर में डाल दें तो क्या होगा भाई, ये फिर से ताज़ा सी नज़र आने लगती है, यानी कि फिरम हो जाती है। पहले तो सिकुड़ी हुई हो जाती है गाजर, क्योंकि उसका पानी बाहर निकल जाता है, लेकिन यदि इसको पानी में डाल दे तो फिर क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं फिर से इसकी तरफ इसमें फ्लो हो जाएंगे, ठीक है। तो जो गाजर है वो फिर से फिरम हो जाती है, टाइट हो जाती है। ऐसे ही जो फूल हैं जो मुरझा जाते हैं उनको पानी में डालते ही फिर से ठीक हो जाते हैं, ठीक है। विल्टेड फ्लावर्स जो हैं वो फिर से फ्रेश हो जाते हैं। तो देर आर मैनी प्रोसेसेस इन द एवरीडे लाइफ विच यू ऑब्जर्व इन एवरीडे लाइफ। ऑस्मोसिस की बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए। अब टाइप ऑफ सॉल्यूशंस कर लेते हैं बेस्ड अपॉन टाइप ऑफ सॉल्यूशंस बेस्ड अपॉन ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के आधार पर टाइप ऑफ सॉल्यूशंस कर लेते हैं। तो चलो जल्दी से करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस भाई जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो, जिन सॉल्यूशंस का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो उनको कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन having the same osmotic pressure is called isotonic solution. Example, RBC is isotonic with 0.9% NaCl solution। यानी कि हमने एक NaCl सॉल्यूशन लिया जिसकी कंसंट्रेशन क्या है 0.9% बाई मास। तो उसकी कंसंट्रेशन और जो रेड ब्लड सेल्स की कंसंट्रेशन होती है वो बराबर होती है, तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी बराबर आया। तो क्या हुआ,
कि ये आरबीसी जो है इज आइसोटोनिक विद 0.9। अब मैं इसे ज़्यादा ले लेता हूँ तो अब जिसका मोर ऑस्मोटिक प्रेशर है दिए गए सॉल्यूशन से, मोर ऑस्मोटिक प्रेशर है, मोर ऑस्मोटिक प्रेशर वाले को क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एग्जाम्पल आरबीसी नोट आप लिखो, नेक्स्ट कर लेते हैं। ए 1% NaCl सॉल्यूशन है, 1% NaCl सॉल्यूशन है, इज हाइपरटोनिक विद आरबीसी। इसका क्या मतलब हुआ कि जी 1% NaCl सॉल्यूशन का ओस्मोटिक प्रेशर आरबीसी वाले से ज़्यादा होता है। तो जिसका ज़्यादा ओस्मोटिक प्रेशर हो हाइपर, जिसका कम हो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। तो कहेंगे तीसरा क्या होगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हैविंग लेस ओस्मोटिक प्रेशर देन गिवन, जो दे रखा है उससे कम, देन गिवन सॉल्यूशन। जैसे कि इन दोनों में किसका ऑस्मोटिक प्रेशर का कम है? आरबीसी का। तो आरबीसी क्या होगी? हाइपोटोनिक। आरबीसी इज हाइपोटोनिक। 1% ये है क्या? हाइपर, और आरबीसी क्या है? हाइपोटोनिक विद 1% NaCl। यानी कि 3 बातें मैंने बताई है कि मान लीजिए ए और बी 2 सॉल्यूशंस हैं, प्रेशर बराबर है, आइसोटोनिक कह सकते हो। यदि ए बी से बड़ा है तो ए हो गया हाइपरटोनिक और बी हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।